शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम पढ़ेंगे। इसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत इजी कंसेप्ट है समझने के लिए। एक फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते थे या रहते हैं, वो क्या करते थे, उन्हें एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए होता है, खेती करने के लिए लैंड चाहिए होता था। तो वो करते क्या था उसमें कि एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया फॉरेस्ट में से, वहाँ के सारे ट्रीज़ काट दिए। ट्रीज़ को काटने के बाद क्या किया कि सारे ट्रीज़ को काटने के बाद जो लकड़ी, जो टिम्बर आया, उसको तो अपने काम में ले लिया, घर बनाने के काम में, बोट बनाने के काम में, लेकिन जो उसके ब्रांचेस, जो उसकी लीव्स बची, उन लीव्स को जला देते थे। जलाने से उस खेत में उनका मानना था कि इससे खेत की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद उसमें वो लोग कल्टीवेशन करते थे, खेती करते थे। 2-3 साल खेती करने के बाद उस लैंड की जो फर्टिलिटी होती थी वो या तो बहुत कम हो जाती थी या फिर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती थी। तो क्या करते थे, उस लैंड को छोड़ के फिर नए एरिया, उसी फॉरेस्ट में या किसी दूसरे फॉरेस्ट में एक नए एरिया पे जाके खेती करते थे, सेम काम वहाँ पे करते थे। इसको स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है। स्लैश माने काटना होता है, मतलब पेड़ों को काट दिया जाता था, एंड बर्न उनका जो वेस्ट जो होता था, लाइक जो ब्रांचेस, जो लीव्स, उनको जला दिया जाता था। सो स्लैश एंड बर्न, झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बात एक ही है। इनको कौन प्रैक्टिस करता था, तो इनको ट्राइबल्स प्रैक्टिस करते थे। अब बात करेंगे ब्रिटिश के इंडिया में आने से ट्राइबल्स के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़े। सबसे पहले बात ट्राइबल चीफ की। ट्राइबल चीफ मतलब ट्राइबल्स का हेड। पहले ट्राइब्स बहुत पावरफुल भी होते थे, लाइक गोंड का किंगडम हुआ करता था, आहोम का किंगडम हुआ करता था। तो गोंड और आहोम्स, दे वर ऑल्सो लाइक किंग ऑफ देयर ट्राइबल पॉपुलेशन। तो वो अपनी पॉपुलेशन के किंग की तरह होते थे। उनके पास उनकी पुलिस होती थी, उनका कानून चलता था, दे हैड देयर ओन लॉज। इसके बाद उनका अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता था, फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता था। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने फॉरेस्ट एक्ट लगा दिए इंडिया के अंदर और बोला कि फॉरेस्ट का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता। आप यहाँ पे अपने कैटल नहीं चरा सकते, आप यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते, आप फॉरेस्ट में से किसी भी प्रकार का कोई भी लकड़ी काट के अपना घर बनाने के लिए नहीं ले जा सकते। ब्रिटिश के आने के बाद ये ट्राइबल चीफ ब्रिटिश के गुलाम बन गए, जो उनके कहने पर ट्राइबल पॉपुलेशन को लीड करते थे। इसके बाद ब्रिटिश को एक चीज़ और ख़राब लगती थी ट्राइब्स की, वो ये थी कि ट्राइब्स पास्टोरल थे। मैंने आपको बताया था वन गुज्जर्स वगैरह लास्ट वीडियो में। सो ये ट्राइबल पीपल से प्रॉब्लम क्या थी, बेसिकली पास्टोरल ट्राइबल जो चरवाहे थे, ऐसे ट्राइबल जो चरवाहे थे, पास्टोरल ट्राइबल। सो पास्टोरल ट्राइबल से प्रॉब्लम ये थी कि वो हर जगह जाते थे, पास्टोरलिज्म करते थे, लेकिन वो टैक्स कहीं पे नहीं करते थे। और ब्रिटिश को सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ से लगाव था वो था टैक्स। अब ब्रिटिश ने ऐसे पास्टोरल ट्राइब्स को जो एक जगह सेटल नहीं हो रहे थे, उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया। साथ में ब्रिटिश ने पास्टोरलिज्म को बैन कर दिया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी बैन कर दिया। अब बात करते हैं फॉरेस्ट लॉज, जो जंगल के लिए जो कानून बनाए ब्रिटिश ने, फॉरेस्ट लॉज बनाए, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा ट्राइबल पॉपुलेशन पे। सबसे पहले बात, जो फॉरेस्ट था उसका कुछ एरिया रिजर्व कर दिया गया। रिजर्व उनको किया गया जहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का टिम्बर था, लाइक सागवान, शीशम, साल, टीक, ये जो पेड़ थे, या फिर महोगनी से जो राइफल होती है उनके बट बनाए जाते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन कर दिया गया था। किसी भी तरह का फ्रूट कलेक्शन, किसी भी तरह का फॉरेस्ट प्रोड्यूस, चाहे वो पेड़ों के पत्ते हों, मेडिसिन हों, हर्ब्स हों, कुछ भी फॉरेस्ट से नहीं ला सकते थे। लोगों की, ट्राइबल पीपल की एंट्री बैन कर दी फॉरेस्ट में। और जो ट्राइबल विलेजेस फॉरेस्ट के बीच में थे उनको बोला तुम जंगल छोड़ के चले जाओ। अब जंगल छोड़ के लोग जाने लगे। ब्रिटिश ने बोला एक तुम्हारे पास तरीका है, अगर तुम इस फॉरेस्ट में रहना चाहते हो तो हमारे लिए फ्री में काम करो। एक्चुअली ब्रिटिश क्या करते थे कि पेड़ काटते थे जो फर्नीचर के लिए या रेलवेज़ या शिप बनाने के लिए। तो उसके लिए ब्रिटिश ने बोला कि आप यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन इसके बदले में आपको हमारे लिए पेड़ काटने होंगे, हमारे लिए फ्री लेबर करना पड़ेगा, आपको उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, बदले में बस आप यहाँ पे कल्टीवेशन या जो भी आप फॉरेस्ट को यूज़ करते हो वो आप कर सकते हो। अब ट्राइबल्स भी इसके अगेंस्ट हो गए। बहुत सारे ट्राइबल्स ने कहीं कहीं पे रिबेलियन भी किए, जैसे एक सोंग्राम संगमा जो थे 1906 असम में, उन्होंने रिबेलियन किया।
इसके बाद 1930s में सेंट्रल प्रोविंसेस, जो मध्य प्रदेश वाला जो सेंट्रल प्रोविंसेस वाला एरिया था, वहाँ पे फॉरेस्ट सत्याग्रह किए गए 1930s में। इसके अलावा अब अगर बात करें ट्रेड की, तो ट्रेड में भी बहुत सारे चेंजेस आए। बहुत सारे ट्रेडर्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू करते हैं। 18th सेंचुरी में इंडिया का जो सिल्क था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और उसकी डिमांड यूरोपियन मार्केट्स में बहुत अच्छी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल्स सिल्क को प्रोड्यूस करें। अब हजारीबाग में जो संथाल्स थे, संथाल्स एक ट्राइब है जो कि सिल्क प्रोड्यूस करती थी कोकून से। सो कोकून से ही बेसिकली सिल्क निकाला जाता है। अब 3 to 4 रुपीज़ ही इन्हें मिल पाते थे 1000 यूनिट्स ऑफ कोकून पे। कोकून की 1000 यूनिट्स पे इन्हें 3 या 4 रुपीज़ मिलते थे। 3-4 रुपीज़ उस टाइम में बहुत ज़्यादा होते थे। अब इनको कहाँ सेंड किया जाता था, कहाँ एक्सपोर्ट किया जाता था? तो इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था बर्दवान और गया। बर्दवान बंगाल, गया बिहार। सो इनको यहाँ पे इनसे लगभग 4-5 टाइम्स हायर प्राइस में बेचा जाता था। मतलब संथाल्स ट्राइब से इन्हें खरीदा जाता था 3-4 रुपीज़ में और यहाँ पे बेचा जाता था लगभग 20 रुपीज़ में। तो सिल्क प्रोड्यूसर जो थे ये मानते थे, सिल्क प्रोड्यूसर कौन? संथाल जो ट्राइब था। अब वो मानते थे कि जो मिडिल मैन होते हैं, जो इनकी मेहनत का पैसा खा जाते हैं, क्योंकि इनसे तो सस्ता खरीदते हैं लेकिन ये मार्केट में आगे जाके महंगा बेचते हैं। और ये जो लोग बर्दवान और गया में होते थे, ये लोग एक्सपोर्टर होते थे सिल्क के। इसके बाद बात करेंगे 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के अंदर थोड़ा सा चेंज आया इंडिया में और अब टी प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा डिमांड इंडिया में डेवलप होता है। और टी प्लांटेशन जो है वो असम में होता था। फिर माइनिंग की बात करें तो झारखंड में जितना भी कोल या फिर आयरन ओर, बहुत सारे ओर्स हैं वहाँ पे। सो इनका माइनिंग और फिर असम में टी प्लांटेशन। अब इसके लिए भी ब्रिटिश चाहता था कि जो भी वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो टी प्लांटेशन में है या फिर माइनिंग में है, वो इस जगह को छोड़ के ना जाएं। क्योंकि क्यों ऐसा होता था? क्योंकि जो लोग यहाँ पे काम करते थे उनकी सैलरी, उनका वेजेस, दिहाड़ी बहुत ही कम होता था। इसके लिए ब्रिटिश ने क्या किया? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया था। इसका मतलब होता है कि जहाँ पर आप रह रहे हो उस जगह को छोड़ के आप नहीं जा सकते। अगला टॉपिक है हमारा अ सागा ऑफ रिवोल्ट्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कितने ट्राइबल्स ने कब कब रिवोल्ट किए। तो सबसे पहले कोल्स 1831-32 में किया, संथाल्स 1855, बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में है 1910 में यहाँ पे रिवोल्ट हुआ, वर्ली महाराष्ट्र में है 1940 में यहाँ पे रिवोल्ट हुए। सो ये सारे ट्राइबल रिवोल्ट से हमें इस चैप्टर में बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिवोल्ट्स कम पावरफुल थे। इन्होंने भी ब्रिटिश के एम्पायर को हिला के रख दिया इंडिया में। सो अब हम बात करेंगे बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में ओलीहाटू में होता है और इनकी मृत्यु 1900 में रांची के जेल में होती है। लेकिन ये श्योर नहीं था कि ये कोलेरा से ही मरे थे। हालांकि ब्रिटिश बोला कि ये कोलेरा से मरे थे मिस्टर बिरसा मुंडा, बट ऐसा रिपोर्ट आया था कि इनके अंदर कोलेरा के कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। सो बात करते हैं बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा को गॉड ऑफ ट्राइबल्स कंसीडर किया जाता था। ट्राइबल्स ही इनको गॉड मानते थे। उनको लगता था कि बिरसा मुंडा सब कुछ अच्छा करेगा उनके लिए। बिरसा मुंडा एक गॉड की तरह है जो उनकी सारी परेशानियां ख़त्म कर देगा। लोग ऐसा ही गांधी जी के बारे में भी सोचने लगे थे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो मुंडास के बारे में है कि इनको खुन कट्टीदार कहा जाता था, मतलब क्लियरर ऑफ फॉरेस्ट। ये लोग झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, जिससे ये फॉरेस्ट को क्लियर करते थे, फिर उस जगह कल्टीवेशन, और ऐसे करके ये बहुत सारा एरिया क्लियर कर देते थे। अब ब्रिटिश ने ये राइट्स तो बंद कर दिए थे, ये झूम कल्टीवेशन तो बैन कर दिया था फॉरेस्ट में। तो अब ये एक प्रॉब्लम थी मुंडास के लिए। इसके बाद 1894 में होता क्या है कि मानसून फेलियर हो जाता है, बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होती है, खाने के लिए कुछ ग्रो नहीं होता, स्टारवेशन, भुखमरी फैल जाती है और एपिडेमिक्स, महामारी फैल जाती है, लोग बहुत सारी संख्या में मर जाते हैं। अब बिरसा जो है इस सिचुएशन में ट्राइबल पीपल की बहुत हेल्प करता है और ट्राइबल पीपल की सेवा करने की वजह से ट्राइबल पीपल उसको एक टाइटल देते हैं, धरती आबा।
अब बिरसा मुंडा को जब लोग इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं तो बिरसा मुंडा भी उनसे अर्ज करता है, उनको कहता है कि आप लोग सतयुग की चीज़ें फॉलो करो, बिल्कुल सच बोलो, अच्छा काम करो, सही काम करो और बिल्कुल ट्रुथ को फॉलो करो। अब ट्राइबल जो होते हैं उनको तो उनकी ज़मीनों से निकाला जा रहा था। आपको मैंने बताई फॉरेस्ट लॉज के हिसाब से ब्रिटिश बोलते थे आप जंगल के बीच में नहीं रह सकते, आप जंगल से बाहर निकलो, आप फॉरेस्ट को यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे पास्टोरलिज्म नहीं कर सकते, यहाँ से फ्रूट्स या कोई भी लाइक लीव्स या एनिमल्स को भी नहीं, कुछ भी नहीं आप यहाँ से ले सकते। अब इसकी वजह से क्या हुआ, सभी लोग बेचारे सिंपल बन गए लेबरर्स, वो भी लैंडलेस लेबरर्स, और इसके साथ ही बेट बेगारी भी करने लगे। अब बिरसा मुंडा को ज़मींदारों से बहुत नफरत हो गई, ब्रिटिश से बहुत नफरत हो गई, और बिरसा मुंडा ने ये सभी चीज़ों को देख के ब्रिटिश ज़मींदार, सबका एटीट्यूड, सबका काम करने का तरीका, सबका सप्रेशन, लोगों को ट्राइबल्स को परेशान करने का तरीका देख के अब बिरसा मुंडा ने रिवोल्ट कर दिया। और रिवोल्ट इसने कहाँ किया था, इन्होंने रिवोल्ट किया था रांची के छोटा नागपुर रीजन में। रांची के साउथ में छोटा नागपुर रीजन है, वहाँ पे 1899 टू 1900 रिवोल्ट्स हुए थे, जिसका लीडर बिरसा मुंडा ही था। बिरसा मुंडा ने एक स्लोगन दिया था, अबुआ राज सतेर जाना, महारानी राज टुंडू जाना। इसका मतलब है कि अब रानी का राज खत्म होगा और हमारा राज आएगा। पूरी की पूरी मुंडा कम्युनिटी, जितने भी मुंडा ट्राइब्स थे, सभी लोग इस रिवोल्ट को ज्वाइन करते हैं। ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे अटैक शुरू हो जाते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज जो ट्राइब्स को क्रिश्चियन बना रहे थे उन पे अटैक शुरू हो जाते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स पे अटैक होने शुरू हो जाते हैं। सारे ट्राइब्स मिलके गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, गवर्नमेंट पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। अब ट्राइबल्स जो थे वो तो बेचारे तीर धनुष बाऊ एरो से लड़ रहे थे, या फिर कैटेपल्ट्स का मतलब गुलेल होता है, गुलेल से लड़ रहे थे, लेकिन ब्रिटिश बुलेट से लड़ रही थी, तो ऑफ कोर्स बाऊ और एरो और बुलेट में जीत तो बुलेट की ही होगी। इसके बाद बिरसा मुंडा को पकड़ लिया जाता है, उसको रांची जेल में बंद कर दिया जाता है, और मात्र 25 ईयर्स की एज में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। 350 मुंडास को, 350 मुंडा को भी उनके ऊपर केस चलाया जाता है और 3 को दोषी पाया जाता है, और 350 में से 3 को फांसी पर लटका दिया जाता है। अब ये सारी चीज़ों के होने से होता क्या है, मुंडा का जो रिवोल्ट होता है, इसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिश ने ये देखा कि नहीं ट्राइब्स को भी हमें कुछ राइट्स देने चाहिए, क्योंकि ये बिरसा मुंडा का रिवोल्ट बाकी रिवोल्ट से सबसे अलग था और सबसे ज़्यादा डेंजरस था, तो ब्रिटिश ने भी कुछ रियायतें दी। हमेशा हर रिवोल्ट के बाद, हर प्रोटेस्ट के बाद ब्रिटिश ज़रूर थोड़ा सा झुकते थे इंडिया में, ये आपकी हिस्ट्री कहती है। तो ब्रिटिश ने यहाँ पे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया 1908 में, जिसमें कुछ खनकट्टी राइट उनको मिले, मतलब पेड़ काटने के राइट मिले, साथ में बेट बेगारी जो फ्री में काम करवाया जाता था वो बंद कर दिया। बिरसा को ट्राइबल पीपल ने अपना हीरो माना, कुछ लोगों ने तो उसकी पूजा तक करना शुरू कर दी। इस रिवोल्ट में 2 इम्पॉर्टेंट बातें थी याद रखने वाली। सबसे पहली चीज़ कि जो ट्राइबल थे वो डीकूज को अपनी ज़मीनें नहीं लेने दे सकते, और दूसरी कि मुंडास जो थे वो इतने कमज़ोर नहीं थे कि अत्याचार के खिलाफ प्रोटेस्ट ना कर सकें और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठा सकें।